10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है दृष्टि और ये कुंडली आई है बेंगलोर कर्नाटका से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम आरंभ करेंगे पर उससे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अद्भुत बात कही। त्रैवर्णिक द्विजों के लिए उन्होंने यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, उपानयन, इस संस्कार के समय अवधि की बात की है। मनुस्मृति में हमें जीने के सलीके बताए गए हैं, पर मनुष्य जब जब आगे बढ़ता गया है उसने अपने आप को स्वतंत्रता से मुक्त करना चाहा है, परतंत्रता से मुक्त होकर के स्वतंत्र होना चाहता है। इस कारण से कई बार वो अपने धर्मशास्त्रों पर ही, चूंकि उन्हें वो नियमबद्ध होकर के चलना सिखाते हैं, उन पे ही प्रश्न चिन्ह उठाने लगता है। इस कारण से यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार का अर्थ सीधा होता है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि वो संपूर्णतया ब्रह्मज्ञानी हो, संपूर्णतया बड़ा ही धनाढ्य हो और संपूर्णतया स्वस्थ हो, अच्छी आयु वाला हो, तो उसके संस्कार कम से कम बिल्कुल ही समुचित समय पे कर दिए जाएं। विलंब से ही सही, पर किसी भी ब्राह्मण जातक का जन्म अगर होता है तो उसके यज्ञोपवीत संस्कार की अंतिम अवधि 16वें वर्ष तक हो जानी चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया है तो उसके यज्ञोपवीत की अंतिम अवधि, ऐसे कुल परंपरा में भी होता है कि किसी किसी के यहाँ विवाह में होता है, पर शास्त्रोक्त जो बात है यज्ञोपवीत संस्कार की, उसमें ब्राह्मणों का 16वें वर्ष तक हो जाना चाहिए, क्षत्रियों का 22 वर्ष तक हो जाना चाहिए और वैश्यों का 24वें वर्ष तक हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है और अगर आप उसके बाद कर रहे हैं तो आपको अपने घर में कम से कम भगवान राम का जो नाम महामंत्र है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस नाम के अखंड कीर्तन के साथ अपने कुल पुरोहित और कुल गुरु की उपस्थिति में यज्ञोपवीत धारण किया जा सकता है। क्या बात कही? अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ है और चाहते हैं कि यज्ञोपवीत धारण किया जाए और करना ही चाहिए, तो आपको किसी विशिष्ट दिन में तिथिवार नक्षत्र योग और करण की समुचित उपस्थिति में अपने कुल गुरु और कुल पुरोहित की उपस्थिति में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अखंड कीर्तन का पाठ करा के, जप करा के, पाठ जैसे 24 घंटा पूरा अखंड कीर्तन हो जाए नाम महामंत्र का, और उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार का दोष नहीं लगता है अगर किया जाए तो। और अगर नहीं तो आप बिना यज्ञोपवीत के ना तो किसी वैदिक मंत्रों के जपने के योग्य हैं और ना तो समुचित आपके किए गए किसी धार्मिक मांगलिक कृत्य का प्रतिफल ही आपको मिलता है। आइए अब इनकी कुंडली में लेके आएंगे। सबसे पहले आपको नक्षत्र पे चर्चा करेंगे, फिर पंचांग पे, फिर ग्रह स्पष्ट बताऊंगा और फिर उसके बाद कुंडली का विश्लेषण आरंभ करेंगे। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। सबसे पहले इनकी कुंडली में चर्चा करेंगे। चंद्रमा जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं, मतलब इनका जो जन्म हुआ है वो उत्तरा भाद्रपद में हुआ है। इसका सीधा अर्थ होगा, सबसे पहले स्पष्टतया बता रहा हूं, व्यक्ति धनवान होगा, दानी होगा, तर्क बुद्धि वाला होगा, समझदार होगा, अनुभवी होगा और सबसे अच्छी बात है कि निर्भीक होगा, डरेगा नहीं किसी से, मतलब वो उसको कोई हरा नहीं सकता है और उसके पास चिंतन करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी जिस पे वो आसानी से अपनी बात रख सकता है। एक बात और है कि यहाँ व्यक्ति किसी को भी बहुत ही जल्दी ताड़ जाता है। सामने वाले के दिमाग में कौन सी बात चल रही है ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग आसानी से समझ जाते हैं। इनकी कुंडली में ये नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद का और जो स्थिति इनकी कुंडली में बनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं दशम स्थान में शनि बैठे हैं शत्रु के घर में, हालांकि वो उनसे शत्रुवत नहीं है क्योंकि गुरु जो है वो तुला के होकर के बैठे हैं, पर इस कुंडली के लिए चूंकि चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, ये शनि का नक्षत्र होता है। नवांश कुंडली में भी शनि शत्रु के घर में बैठे हैं, यहाँ पे भी नीच के हो जा रहे हैं, इस कुंडली के लिए भी वो मारक ही होते हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कभी कभी परेशान करेंगी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। उसके अतिरिक्त कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं भी परेशान करती हैं। इसके साथ साथ वो अपने कारोबार को लेकर के थोड़ा बहुत भ्रम में रह सकता है। इस वजह से इस कुंडली को सबसे ज्यादा अगर कभी फोकस की आवश्यकता होगी तो अपने करियर पे।
ये कुंडली लग्न बनी है, इनकी कुंडली का लग्न बना है 10 डिग्री 15 कला का उत्तरा भाद्रपद का ही, और शनि जो बैठे हैं वो मूल नक्षत्र के बैठे हैं, केतु जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र के बैठे हैं। श्रवण नक्षत्र के केतु और चंद्रमा मीन राशि के ऊपर अभी 7.5 का प्रभाव है, जो जातक को कई बार परेशान करेगा, क्योंकि इनकी कुंडली के लिए वैसे तो शनि दिग्बली होकर के बैठे हैं दक्षिण दिशा में, पर फिर भी उस भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और किसी भी शुभ ग्रह का गुरु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। लग्नेश अष्टम भाव में जाकर के व्यक्ति को परेशान करने के लिए काफी है। जीवन में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहती हैं। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 13 डिग्री 58 कला के बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिकता बहुत ही अद्भुत तरीके का होता है। वो न्यायप्रिय और सामंजस्य स्थापित करने के साथ साथ जीवन में आने वाली परेशानियों को लेकर के सदैव ही तत्पर रहता है। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की ही बात कर रहा हूं। शत्रुओं से कभी भी डरता नहीं है, कोई भी शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और सदैव ही प्रतियोगिता से युक्त रहता है व्यक्ति। अपने से आगे किसी को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहता है। ये इस नक्षत्र का प्रभाव होता है। इस नक्षत्र के अधिपति चूंकि शनि होते हैं, और इस कुंडली के लिए चूंकि शनि मारकेश होते हैं, मारक होते हैं, तो पिता के साथ संबंधों पे विवश कर देते हैं सोचने के लिए कि आपके पिता के साथ संबंध कैसे हैं। इसके साथ साथ आपको कई बार इन सब बातों पे भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी व्यवहारिकता लोगों को कैसे प्रभावित कर रही है। जैसे कई बार होता है कि हम कुंठित हो जाते हैं, सामने वाला जो व्यवहार हमारे साथ करता है कई बार हम उसी के जैसा व्यवहार उसके साथ करने लगते हैं। ये प्रवृत्ति कई बार व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। इस वजह से सदैव ही मित्रता का भाव रखें। हालांकि आपसे कोई भी शत्रु कभी टिक करके आपके सामने खड़ा नहीं होगा। ये इस कुंडली की सबसे मजबूत स्थिति है। ये नक्षत्र का प्रभाव है। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। लग्न बना है मीन राशि का, जो जल तत्व की राशि है। गुरु इसके अधिपति होते हैं। अष्टम भाव में तुला राशि में शत्रु के घर में बैठे हैं। शत्रुता का भाव है, मतलब जहां ये बैठे हैं इस भाव का अधिपति इनसे 3 घर बाद बैठा है। इधर भी जन्म कुंडली में 3 घर पीछे कोई ग्रह नहीं, इधर भी जन्म कुंडली में 3 घर आगे कोई ग्रह नहीं। केतु है पर वो ना के बराबर है। वैसे एकादशवें भाव में केतु कई बार व्यक्ति के लाभ को कमजोर करने के लिए काफी हो जाते हैं। राहु कर्क राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में योग कारक ग्रह होता है चंद्रमा। मीन लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश होने के साथ साथ लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति का एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन चूंकि गुरु से केंद्र में नहीं है और न ही त्रिकोण में है, इस वजह से ये जातिका जिद्दी हो सकती है। मंगल का प्रभाव शुक्र बुध और सूर्य सबको प्रभावित कर रहा है। इसके कारण कई बार अव्यवस्था बनी रहती है। दिखा दिखा करके व्यक्ति धर्म करता है, दानी होता है, पर वो चाहता है कि लोग उसके दान की प्रक्रिया को समझें। एक बात और है, आपके जो भी आपने कभी किसी को कुछ दिया है, जैसे जो कुछ भी आप कभी कभी किसी को देते हैं, जैसे उसकी मदद कर दी या कभी किसी धर्म का कोई काम कर दिया, तो उसमें 2 प्रवृत्ति बनती है। एक, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये दिया है, और एक ये प्रवृत्ति होती है कि नहीं मैं दे रहा हूं तुम भी दो। तो ये जो बात होती है, ये दूसरी वाली जो बात है, ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि दान गुप्त होना चाहिए पर उस दान से दूसरों को प्रेरणा मिले। अगर ऐसा भाव रख करके दान किया जाता है तो वो धन है उसको भी सद्गति मिलती है और लोगों को भी एक नया मार्ग दिखता है अपने धन के शोधन करने के लिए। मेरे कहने का अर्थ है यहां पे सिर्फ इतना है कि आप जब कभी भी कुछ दें तो उसको दे करके भूल जाएं या उसके बारे में कभी याद ना करें कि मैंने इन्हें ये चीज दी है। ये दान का पहला रहस्य है। पर उस दान से अगर समाज को कुछ हो रहा है और समाज के लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो निस्संदेह ये बात बताई जा सकती है कि देखो मैंने दिया तो मुझे इतना फल मिला। ऐसा दूसरों को बताने के लिए, वस्तुतः दान देने के बाद ऐसी किसी भी परिकल्पना से अपने आप को मुक्त कर लेना ही श्रेयस्कर होता है। पर अगर आप दे रहे हैं और सामने वाला भी उसी प्रवृत्ति से युक्त होकर के अपने धर्म और अपने दान की प्रवृत्ति को बल दे रहा है तो ये एक अच्छी बात होती है। अभी इस समकालीन समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग सबसे पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसके बाद समाज की आवश्यकता को देखते हैं। पर धन का सही समायोजन वही होता है कि आप अपनी आवश्यकता को मिनिमाइज करें और समाज की आवश्यकता को प्रथमतया देखें। अपनी आवश्यकता को कम करें, उसके बाद सबसे पहले अगर आपके धन पे किसी का अधिकार है तो आपके धर्म का, आपके संस्कारों का, आपके समाज का, आपके रिश्तेदारों का और आपके निकटस्थ रह रहे लोगों का, उस धन पे सबसे पहला अधिकार है।
तो ये इतनी बात थी। तो इनकी कुंडली मीन लग्न और मीन राशि की बनती है और राशि के अधिपति भी गुरु होते हैं, लग्न के अधिपति भी गुरु होते हैं। ये कुंडली इस मामले में अच्छी होगी, सफलता के मामले में, कि लग्नेश और राशिस दोनों एक ही हो जाते हैं। इस कारण से कई बार ये कुंडली बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध होगी अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने प्रवृत्ति को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के, अपने स्वभाव को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, आयु को लेकर के। ये चीजें ठीक हैं। ये दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं मीन लग्न वाले, उनका किसी से झगड़ा नहीं होता है। पर फिर भी ये कुंडली, चूंकि सूर्य जो है वो छठे भाव को देख रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में सूर्य पे है, उसके बाद बुध पे है, शुक्र पे है, ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं वो जातक को कहीं ना कहीं से प्रतियोगी बना रही हैं। और लग्नेश और राशि जब एक हो जाते हैं तो ये कुंडली को और भी ज्यादा बलशाली बना देते हैं और ये इसे एक अच्छे शाइन के रूप में देखा जा सकता है। केतु जन्म कुंडली में एकादशवें और राहु यहां बहुत अच्छे बैठे हैं, राहु का प्रभाव यहां ठीक होगा। अगर खास करके ये चंद्रमा लग्न में नहीं बैठे होते तो ये राहु भी कमजोर हो जाते और फिर आपको परेशान करने के लिए काफी होते। हालांकि इस भाव के अधिपति मीन राशि में बैठे हैं और पंचमेश का लग्न में बैठना व्यक्ति को एजुकेटिव बनाता है और किसी भी स्थिति में व्यक्ति कभी भी अपनी शिक्षा को पूर्णतया पूरी कर लेता है। चाहे कितना भी रुकावट यहां राहु डालने की कोशिश करेंगे, पर कभी भी जातक अपने पूर्णतया फुल एजुकेशन में रहता है। रिसर्च बहुत अच्छा होता है, एजुकेटिव होता है, ज्ञानी होता है, मंत्र के समझने वाले लोग होते हैं। राहु पंचम भाव में योग कारक हो जाते हैं और चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें के राहु कभी खराब नहीं होते। अगर खास करके ये बात और भी तब लागू हो जाती है जब ये राहु 20 डिग्री के बैठे हैं, आश्लेषा में बैठे हैं और कुंडली में 2 केंद्रों के अधिपति होकर के बुध 12 में बैठे हैं। इस वजह से माता के साथ संबंधों में कभी कभी या माता के प्रेम में कभी कभी गड़बड़ी होती है, या कई बार व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, धन व्यक्ति को बचाने में मुश्किल होती है, वो कई बार अपने कंसंट्रेशन पे काम नहीं कर पाता है, इरेगुलर एक्टिविटी में भी जाता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। परंतु यहाँ चूंकि राहु अच्छे बैठे हैं डिग्री में, नक्षत्र के हिसाब से थोड़े कमजोर हो सकते हैं क्योंकि बुध 12वें हैं, लेकिन जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति केंद्र में बैठा है और वो त्रिकोण में बैठे हैं। इस वजह से राहु का 75% परिणाम जातक के पक्ष में आएगा। अपनी दशा अंतरदशा में भी ये राहु जातक को यश देंगे, परिणाम देंगे, नौकरी दे सकते हैं, विलक्षणता दे सकते हैं और बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल व्यू देते हैं, समझदार बनाते हैं और पूजा पाठ करने वाला भी बनाते हैं। ये राहु का प्रभाव है। गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, नक्षत्र विशाखा का 28 डिग्री पे, वो ढलान पे हैं। इस कारण से उनका बल थोड़ा कमजोर सा होगा क्योंकि उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है। इस कारण से भी हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। अपने पेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए, अपने मित्रों से सावधान रहना चाहिए, अपने आपके ऊपर कभी कोई लांछन न लगे इसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार आप क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, व्यवहारिकता गड़बड़ होती है, बैलेंस करने में परेशानी होती है, नेत्रों की परेशानी होती है, गले से संबंधित समस्या होती है, बालों से संबंधित समस्या हो सकती है। तो इन सभी चीजों का न होना अगर चाहते हैं कि न हो तो सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ सुने चूंकि वो बड़ा होता है। और अगर हो सके तो इस कुंडली के आधार पे जो मैं बात कर रहा हूं इसमें बजरंग बली की पूजा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगी और भगवान भोलेनाथ की पूजा सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगी। इनकी कुंडली का पंचांग, सबसे पहले चर्चा होती है पंचांग की ही और उसके पहले ग्रह स्पष्ट। इनकी कुंडली में इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है और ये प्रवृत्ति व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाएगी। वसंत ऋतु में जन्मे हैं, आलसी हो सकते हैं, पर प्रेम को पहचानने की शक्ति बड़ी अद्भुत होगी। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं, इस वजह से मृदुभाषी होंगे, बोलने का तरीका बड़ा अच्छा होगा। द्वितीय भाव के अधिपति स्वग्रही हैं, इस वजह से भोजन थोड़ा कड़वा, तीता, तीखा और खट्टा पसंद होगा। वैसे बहुत ज्यादा व्यक्ति कई बार ज्यादा भोजन करने वाला ना हो, हालांकि गुरु की दृष्टि उस भाव पे है तो मैं इसे बहुत ही संतुलित कहूंगा कि द्वितीय भाव पे गुरु की दृष्टि है, इस वजह से स्वभावगत व्यक्ति गंभीर होगा। सोमवार को जन्मे हैं, इस वजह से झगड़ालू नहीं होंगे, पर जिसके साथ झगड़ा हो उसको छोड़ेंगे नहीं। चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापग्रह होते हैं शुक्ल पक्ष में, इस वजह से व्यक्ति की प्रवृत्ति कई बार धन कमाने के लिए प्राइवेट हो सकती है, कई बार उसे अपना व्यवसाय करना पड़ता है और यहाँ तो गुरु तुला के बैठे हैं। इस वजह से इस प्रवृत्ति को बल मिलेगा कि व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद अपना खुद का व्यापार करे
और करने देना चाहिए, क्योंकि इनका जन्म साध्य योग और वणिजकरण में हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति अगर चाहे तो व्यापार में बहुत ही ऊंची और अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में प्रवृत्ति अच्छी होगी, वो महत्वाकांक्षी होगा। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, मद, आलस्य, ये सब थोड़े थोड़े रहेंगे। पर एक और भी बात होगी कि व्यक्ति में सात्विकता और सतोगुणी प्रवृत्ति का बल देखने को मिलेगा। इनकी कुंडली में सबसे अच्छी जो बात है वो क्या है कि लग्न में ही चंद्रमा बैठे। मैंने इस पे बहुत पहले कार्यक्रम बनाया था और ये बात कही थी चंद्रमा पे कि जब चंद्रमा लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, नवम और एकादशवें में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को कभी भी धनाढ्य ही बनाते हैं, उसे धनहीन नहीं बनना पड़ता है। और यहाँ पे तो जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति भी, एकादशवें स्थान के अधिपति भी दशम में बैठे हैं। ये अच्छा होता है लाभ भाव के अधिपति का दशम में बैठना। अगर आपकी भी कुंडली में लाभ भाव के अधिपति दशम स्थान में बैठे हैं और खास करके अगर वहां पे सूर्य, मंगल और शनि बैठे हैं तो ये स्थिति और भी अच्छी हो जाती है व्यक्ति के करियर के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। पर चूंकि इनका चंद्रमा शुक्ल पक्ष के चतुर्थी या कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के बीच का, मतलब जैसे पापक है, इस कारण से हमें कभी भी अपने करियर पे या करियर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये स्थिति कई बार इन्हें परेशान कर सकती है। जैसे सप्तम स्थान पे शनि की पूर्ण दृष्टि है, शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पे है, मंगल की दृष्टि 7वीं के बाद 8वीं इस भाव पे है, तो शनि और मंगल दोनों का संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से बन रहा है। अगर आपकी भी कुंडली में चतुर्थ स्थान पे शनि और मंगल का संबंध बनेगा तो व्यक्ति चल अचल संपत्ति का मालिक होता है और अनुशासित जीवन जीने के साथ साथ श्रेष्ठ नौकरी करने वाला भी होता है। पर यह कुंडली चूंकि गुरु तुला में है, व्यापार करने में ज्यादा सफल होगी। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मैं एक बात और बता दूं, तो जो स्थिति मैं इनकी कुंडली में देख रहा हूं उसके आधार पे ग्रह के बल में अभी बुध की राशि का, मतलब मिथुन राशि का और कन्या राशि के अधिपति, दोनों ही राशियों के अधिपति बुध की दशा है और वो बुध 12वें भाव में नीचा विलासी हैं। सूर्य, बुध, शुक्र कभी भी एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं, पर जब वो बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति को बेवजह के कामों में डाल देते हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति अगर बाहर जाना चाहे तो बाधित हो सकता है, कई बार व्यक्ति अपने घर आना चाहे तो बाधित हो सकता है। माता के साथ संबंधों में कमजोरी ना हो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, व्यय कमजोर ना हो इसका ध्यान विशेष रखना चाहिए। ये इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली के आधार पे गुरु अष्टम भाव में और गुरु ने सूर्य को देखा है। इस कुंडली के लिए सूर्य 12वें है और गुरु 8वें है तुला के। ये कुंडली धर्म को लेकर के जागृत रहेगी पर प्रैक्टिकलिज्म के साथ धर्म को मानेगी। ये अधकचरा नहीं होगा और अंधभक्त भी नहीं होगा। ये सामने से चीजों को ऑब्जर्व करेगा फिर जाकर के उन सब चीजों पे विश्वास करेगा। पर कई बार धर्मशास्त्र की जो बातें होती हैं, जो धर्म शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, कई बार आप उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका हल नहीं ढूंढ सकते, नहीं आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से। धर्मशास्त्र इन सभी चीजों से ऊपर होता है। अगर आप और हम कभी भी शास्त्रों में लिखी बातों का सामाजिक परिवेश से प्रभावित होकर के कोई उसका उत्तर ढूंढते हैं कि धर्म में ऐसा, शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है जबकि स्थिति तो ऐसी है, वो आपका संविधान नहीं है, वो शास्त्र है जो आपके जन्म के कई लाख वर्षों से नहीं, आपके ब्रह्मांड के बनने से पहले ही उसके साधन उपलब्ध थे। साक्षात नारायण उसके रचयिता माने जाते हैं और वो साक्षात होते हैं, वही स्वयं वेद के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो तात्पर्य ये है भगवान कि आप जब कभी भी धर्मशास्त्र की बातों को अपने हिसाब से उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको उसमें खालीपन मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा कि समाज में ऐसा है, समाज की इसकी आवश्यकता ऐसी है तो शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा गया है। वो इन सब चीजों से परे है, तभी तो ब्रह्म है, जो किसी के द्वारा छुआ ना जा सके, जो दोष मुक्त है, जो सत्य और असत्य से भी परे है, वही तो शास्त्र में वर्णित हमारे भगवान की महिमा है और बातें हैं। तो उनको आप कभी भी अपनी परिस्थिति से तुलना करेंगे तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मतलब वो सामाजिक दृष्टिकोण से उसके उत्तर नहीं प्राप्त किए जा सकते, न ही राजनीतिक विश्लेषक कोई भी धर्मशास्त्र की बातों को समझ सकता है। वो उसकी सीमा से परे है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें शास्त्र में जो बातें लिखी हैं, जैसे नवम भाव में मंगल स्वग्रही है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति धार्मिक होगा। पर गुरु और सूर्य चूंकि 12वें और 8वें बैठे हैं,
इस कारण से कई बार व्यक्ति तार्किक धार्मिक होगा। अब वो अपने धर्म को तर्क के कसौटी पे कसेगा, फिर उसकी बात मानेगा, और धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं होता, वो अक्षुण्ण होता है, वो परिष्कृत शुरू से ही है। उसमें आप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों है, वो ऐसा ही है। क्यों का उत्तर धर्मशास्त्र नहीं देता। क्लियर है? आप हर प्रश्न का उत्तर जब अंत में क्यों लगाएंगे तो एक समय पे जाकर के आप थक जाएंगे। ऐसा है। इस कुंडली में धन भाव बहुत अच्छा है, महाधनी योग लगा है। धन भाव के अधिपति का नवम में जाना बहुत अच्छा होता है। पराक्रमेश का जन्म कुंडली में 12वें जाना, ये कई बार माता पिता भाई बहन के साथ तो संबंध ठीक रखता है, व्यय को ठीक रखता है, पर व्ययशीलता व्यक्ति के अपने लिए होती है, कई बार वो दूसरों के लिए नहीं करना चाहता, और कई बार उसका जो साधन होता है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित होता है। ऐसा भी हो सकता है। वैसे ये कुंडली पराक्रम, निश्चित रूप से पराक्रमी है, क्योंकि पराक्रम के कारक ग्रह कम से कम मंगल तृतीय भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति 12वें, माता का कारक लग्न में, माता भाव ठीक है। पंचम भाव बहुत अच्छा, छठा बहुत अच्छा, क्योंकि इस भाव का अधिपति इसे देख रहा है, इस वजह से प्रतियोगिता रहेगी और नौकरी में लाभ मिलेगा। सप्तम भाव के अधिपति 12वें, पर नीचाभिलाषी, इस कारण से दो केंद्रों के अधिपति होकर के बुध 12वें बैठे हैं। हमें अपने डेली दिनचर्या को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, और छोटा समाज जो है, वो जो घर के आसपास का समाज है, उसके साथ आपके संबंधों को बार बार पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। आपको उसे चेक करना चाहिए कि किसके साथ आपके संबंध कैसे बन रहे हैं। सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव जन्म कुंडली में ठीक बैठा है, विपरीत राजयोग है सूर्य और शुक्र के कारण। इस कारण से मैं इन्हें कमजोर नहीं कहूंगा। कई बार इनकी दशाएं आपको आरंभ में थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं, पर बाद में चल करके ये बहुत ही अच्छी हो जाएंगी और उनका फल भी आपको मिलेगा। नवम भाव स्वतंत्र और बहुत अच्छा, और दशम भाव भी प्रतिष्ठित है। एकादशवां भी लाभकारी योग। 12वां कमजोर है, इस वजह से कोर्ट केस कचहरी के मामले में ना पड़े। हालांकि आप कभी भी हारेंगे नहीं, पर फिर भी उसका बल थोड़ा कमजोर सा है। नौमांश कुंडली में लग्न के अधिपति शुक्र बनते हैं, वो जाकर के पंचम भाव में प्रेम रखते हैं। मंगल और राहु और शनि का प्रभाव है, यहाँ पे सप्तमेश उच्चके हैं। शनि शत्रुग्रही हो रहे हैं, लेकिन चतुर्थ को देख रहे हैं, इस वजह से दाम्पत्य के बाद भी व्यक्ति के पास बहुत सारी अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा हो जाती है, और वो प्रैक्टिकलिज्म के साथ धर्म को पकड़ता हुआ अपने जीवन की यात्रा पूरी करता है। इस कुंडली में विवाह के बाद और भी प्रगति के योग बनेंगे। पति व्यवसाय करने वाला हो सकता है, इसके साथ साथ वो सरकारी पद पे भी अगर मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मंगल उच्च के हैं, तो वो प्रशासनिक सेवाओं से भी या कई बार तकनीकी जानकार रखने वाला होता है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली के नवांशा में शनि मंगल राहु केतु बैठे हैं, पर चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ को देख रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं, पर नीच के ही हैं, कोई खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि सूर्य के संग बैठे हैं जो लाभेश हैं। तो विवाह के बाद आर्थिक विपन्नता कभी भी नहीं होगी, आर्थिक स्वतंत्रता का माहौल रहेगा। तृतीय भाव में बुध शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, सास ससुर के साथ संबंध बहुत अच्छे बैठते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत, ससुर के साथ तो नहीं, ससुर के साथ संबंध ठीक रहेगा, सास के साथ कभी कभी खटपट हो सकती है। कुंडली अगर विवाह करने की बात हो तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न, कन्या राशि और कन्या लग्न, मीन राशि और मीन लग्न के जातकों से विवाह बहुत अच्छा रहेगा। पूर्व दिशा की तरफ विवाह का योग बहुत बढ़िया बनेगा। दक्षिण तो नहीं, पर उत्तर और पूर्व दिशा जातक के सार्वभौमिक और सभी प्रकार के सुखों को देने वाली हो सकती है। कर्क और वृश्चिक राशि के जातक आपके लिए ठीक होंगे, उनके साथ मैत्री कर सकते हैं। शत्रुता मेष, धनु और सिंह वालों के साथ ना करें। धन कमाने के लिए आपको उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए। नक्षत्र के हिसाब से उत्तरा भाद्रपद, और इसके साथ साथ विशाखा, श्रवण और पुष्य के साथ आपकी कुंडली में अनुराधा, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे होंगे। दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक इस कुंडली के लिए 3 बहुत अच्छा रहेगा। ये इतनी सारी चीजें, नक्षत्र, दिन, तिथि, वार वगैरह बता दिया। अब आपकी कुंडली में एक बात बता दूं, केंद्र में चंद्रमा बैठे हैं, ये बहुत विलक्षण है। चंद्रमा और मंगल का संबंध बहुत अच्छा है, धनवान बनाएगा। केतु एकादशवें भाव में बैठे हैं और उस भाव का अधिपति केंद्र में, इस वजह से शनि के पास कम से कम बल है। इस कुंडली की कमजोरी, व्यक्ति की मौलिकता कमजोर ना हो, वो मोरालिटी उसकी कभी भी डाउन ना हो, वो डाउन टू अर्थ रहे, जैसे बहुत बड़े पद पे जाने के बाद भी अपनी विनम्रता को कभी भी खोए नहीं, इसका दबाव आपके ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ गुरु ने सूर्य को देखा है, तो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का होता है, धार्मिक होता है, प्रत्यक्षतया सत्य बोलने वाला होता है, और वाणी में थोड़ी बहुत सत्य बोलने की प्रभाव की स्थिति रखती है। संतान वगैरह के मामले में ये कुंडली बहुत सारी अच्छी स्थिति में है, कमजोर नहीं है राहु के बैठने के बाद भी। दशमांशा कुंडली में केंद्र खाली है,
शनि और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में जो बन रहा है उसमें चतुर्थ दशम का बन रहा है। इस वजह से ये कुंडली आधुनिक शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा अच्छी साबित होगी। विदेश गमन करने के लिए ये कुंडली दशमांशा कुंडली में बहुत अच्छी है, पर दशमांशा का केंद्र खाली है। इस वजह से सबसे ज्यादा फोकस कर्म क्षेत्र पे करना होगा। अपने पिता के साथ संबंधों को कमजोर ना करें। पिता अनुशासित हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। पिता आपके लिए सबसे अच्छे गुरु साबित हो सकते हैं। माता के साथ संबंध कभी भी खराब और कमजोर ना करें। और आपकी प्रवृत्ति माता के जैसी है, मातृभक्ति का गुण आप में है, ममता का बोध इस कुंडली को सदैव ही होता रहेगा। अब मैं आपकी कुंडली में और भी बाकी के वर्ग चार्ट पे आ जाऊं तो आपकी कुंडली में करियर वाला क्षेत्र थोड़ा परेशान होगा। वैसे एक बात बता दूं तो नौकरी के योग इस कुंडली में भी बन रहे हैं और प्रोफेसर बनने के भी योग इस कुंडली में बन रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में संतान का सुख निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, कभी भी कमजोरी नहीं है। आपकी कुंडली मंगलिक नहीं है किसी भी तरीके से। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु ये बहुत अच्छे बैठे हैं। आयु इस कुंडली की बहुत अच्छी हो सकती है। ये कुंडली सत्य बोलने के कारण कई बार दुश्मन पैदा कर सकती है। वैसे आपकी कुंडली में माता और पिता के साथ संबंधों को आगे चल करके कभी कभी कमजोरी में देख रहा हूं, पर वैसे माता से संपूर्ण लाभ आपकी कुंडली में होगा। पिता आपके एक क्षत्र हैं और मजबूत भी हैं। इस कुंडली में भाग्य का सुख है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर एक बात बता दूं तो इस कुंडली में कई बार आपको भाग्य को कोसते हुए भी नजर आते हुए देख रहा हूं, जो बुध की दशा में ही ऐसा हो सकता है। ये इतनी सारी चीजें। जन्म कुंडली में धर्म का क्षेत्र ठीक होगा और मृत्युपरांत व्यक्ति के जीवन में मोक्ष की गति भी है। सप्तम भाव में, अष्टम भाव में गुरु का गोचर या गुरु का रहना बहुत अच्छा होता है। नैसर्गिक रूप से अगर यहाँ पे गुरु नहीं बैठे होते तो और भी अच्छी बात होती। वैसे चतुर्थ, पंचम, छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह में यहाँ पे किसी एक शुभ ग्रह का होना इस कुंडली के लिए, खाली बोल रहा हूं, अच्छा होगा। इस कुंडली में हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान भोलेनाथ की आराधना सदैव ही करते रहने की आवश्यकता होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।